वहाँ के देवी देवताओं इष्टों से हमें आशीर्वाद मिलता है। और दिल्ली जैसे शहरों में जो हमारी जड़ें मजबूत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मोदी जी जब सामने दिखे तो मैंने सीधे उनके पैर में हाथ लगाया, तो भाई भगवान के पैर में, भाई राजनीति भगवान तो है ही आज हमारे, तो मैंने बिल्कुल उनके पैर में हाथ लगाए। तो आज से 12 साल तक सिजोदिया नहीं करा पाया, मैंने 2 महीने के अंदर 3 ठेके शिफ्ट करा दिए। अभी हमारी अपने धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद रहे, इसलिए मैं बंद कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गलत नाम से मेरे एरिया में कोई मुस्लिम व्यक्ति गलत नाम से दुकान ना खोले, मेरी देवी देवताओं का नाम प्रयोग ना करे, अपना मुस्लिम नाम रखे, तो उसमें गलत क्या है। लोग कहते थे कि निगम पार्षद तो नाली साफ करता है, निगम पार्षद तो घर के झाड़ू लगाता है गलियों में। तो मैंने लोगों की मानसिकता बदली। मैंने भी निगम पार्षद लॉ एंड ऑर्डर भी करता है, निगम पार्षद रात को अगर कोई पार्कों में दारू पी रहा उसको पकड़ेगा भी। मैंने मतलब एक निगम पार्षद की परिभाषा ही बदल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय उस टाइप में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं बहुत आपकी मुलाकात जो करवा रहा हूं, बहुत खास आदमी से मुलाकात करवा रहा हूं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, अपने को स्थापित किया है। एक बड़ा नाम है रविंद्र सिंह नेगी। दिल्ली की जो पड़पड़गंज विधानसभा है वहाँ से विधायक हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों का काम कर रहे हैं। मैंने कुछ समय देख रहा था रवि भाई, तमाम फोन। पहले तो सभी को नमस्कार। पहले तो जय उत्तराखंड बोल दीजिए एक बार। जय उत्तराखंड, जय भारत, सभी को नमस्कार। क्योंकि उत्तराखंड के दर्शक देखेंगे तो पूछेंगे जरूर। जी जी जी। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप काम करवा रहे हैं, सारी चीज़ चल रही हैं आपकी चीज़ें। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो है आपकी राजनीति में कि जो उप मुख्यमंत्री थे जो कहते थे शिक्षा का मॉडल, दिल्ली जो है एजुकेशन मॉडल हो गया है। कहीं ना कहीं आपको देखते हुए एक चुनाव तो आप हार गए बहुत मिनिमम मार्जिन से, लेकिन जो ये चुनाव हुए इस बार के चुनाव, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव, उसमें हमने देखा अरविंद सिसोदिया अपनी सीट ही छोड़ दी। बिल्कुल। और जहाँ पर गए वहाँ से भी हार गए, और आप बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। तो एक बार तो रविंद्र भाई आपको बधाई उसके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी थोड़ा सा इन शॉर्ट एक परिचय आप दे दीजिए कि आप उत्तराखंड में कहाँ घर पड़ता है, कहाँ गांव पड़ता है। मैं उत्तराखंड की धरती से हूँ, और उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट मेरा अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा में भी एक जैती जमाड़ एक जगह पड़ती है। जैती जमाड़ जगह है, उसमें एक ग्राम सीम दाड़वी पड़ता है, और जैती जमाड़ बड़ी फेमस जगह है। वहाँ डिग्री कॉलेज है। जब पहले अल्मोड़ा के आसपास कॉलेज नहीं होते थे, लोग कॉलेज पढ़ने वहाँ जाते थे, और वही उसी धरती से मैं निकला। मेरे फादर दिल्ली में आ गए थे, पैदाइश मेरी दिल्ली में ही हुई, पर हमारा गांव से पूरा, मतलब परिवार से, गांव से पूरा हमारा नाता है। हर पूजा में हर परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं सब गांव में रहते हैं आज भी। तो हम लोग बराबर टच में रहते हैं, और उस मिट्टी से हमें शक्ति मिलती है। वहाँ के देवी देवताओं इष्टों से हमें आशीर्वाद मिलता है। और दिल्ली जैसे शहरों में जो हमारी जड़ें मजबूत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बाल मिठाई वगैरह खिलाते हैं कभी? बिल्कुल, बाल मिठाई। मैं उम्मीद कर रहा था कि रवि भाई के यहाँ बाल मिठाई खाने को मिलेगी यहाँ पे अल्मोड़ा की। नहीं, बिल्कुल। खेम सिंह रोतेला और वो 2-3 जो बाल मिठाई है वो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ आती रहती है, लोग लाते रहते हैं। लोगों को बड़ा प्रेम है। जब भी कोई भी गांव जाएगा तो मेरे लिए बाल मिठाई लाता है। अभी मेरे घर पे आप जाते तो घर में एक उत्तराखंड की फेमस कुंदन स्वीट है, कोई चौकटिया पता नहीं मासी में है, तो वहाँ से कल ही एक मिठाई आई मेरे पास, चॉकलेट। रवि भाई लास्ट टाइम कब गए थे आप? मैं जाते रहता हूँ। मैं तो परसों ही हल्द्वानी गया था। हल्द्वानी गया मैं, भीमताल गया, घोड़ाखाल जो हमारा ईष्ट देवता का मंदिर है, गोलजू महाराज को धन्यवाद करने गया जीतने के बाद, और कैची धाम गया। अभी 2 दिन पहले ही मैं होके आया हूँ। रवि एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई आप? एजुकेशन मेरी यहीं से हुई। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा। जैसे एक कहानी होती है, गांव से कोई व्यक्ति आता है, उसके फादर आते हैं, एक गरीब पृष्ठभूमि वाली, वही कहानी है। एक झोला लेके पिताजी आए थे 70 के दशक में यहाँ पे, और 7 दिन इंडिया गेट में, बताते हैं कि 7 दिन इंडिया गेट में रहे थे। और इंडिया गेट में रहने के बाद फिर कहीं हॉस्पिटल में उनको एक कोई बड़े बाबू थे, उसकी नौकरी मिली। तो वो बड़े बाबू की सेवा करी उन्होंने 1 महीना। तो उस टाइम फिर वो हाथ पकड़ के सरकारी नौकरी लगा देते थे। तो पिताजी की कई मिनिस्ट्री में सरकारी नौकरी लगा दी। फिर एक मकान लिया बिलोद नगर में, यहीं एक अच्छा सा मकान लिया। उसमें हम लोग, कच्चा सा मकान था, उसको रात को बनाते थे, अगले दिन डीडीए उसको तोड़ देती थी। अच्छा। फिर उसको बनाते थे, फिर अगले दिन फिर तोड़ देते थे। तो गरीबी से निकले हुए हैं, बहुत नीचे तबके से निकले हुए हैं, और परिवार में सीमित साधन थे।
सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है, जो छोटा स्कूल होता है, उससे प्राइमरी पास करी और दिल्ली के जो राजकीय सरोजा बाल विद्यालय वहाँ से 12वीं करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी और दिल्ली से ही छात्र संघ की राजनीति करी और दिल्ली से ही आगे फिर अवधि राजनीति शुरू हुई। देखिए, आप जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा होगा। बिल्कुल, परिवार में तो पिछले 7 पीढ़ी में भी कोई नहीं था पॉलिटिकल, कोई हमारा कोई पहाड़ में तो कहा हुआ था कि भैया सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लड़का नौकरी करे। तो कहीं ना कहीं पिताजी जब गवर्नमेंट जॉब में ही आप बता रहे हैं लगी, तो रहा होगा कि भैया रवि भी सरकारी नौकरी लग जाए। हाँ, पिताजी की इच्छा थी। पिताजी गवर्नमेंट जॉब तो करते थे, पर मैंने फिर कहा कि साधन बड़े सीमित थे। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी टेलर मास्टर का काम करते थे और दुकान चलाते थे और उस दुकान में माताजी पिताजी बैठते थे और मेरी भी भूमिका रहती है। वो छोटा सा था, मुझे आज भी याद है कि जब पिताजी सिलाई करते थे उसका धागा ले मैं ही जाता था दुकानों पे। क्या बात। तो बहुत गरीबी से निकले और पिताजी का सपना था कि कहीं आर्मी में निकल जाए, कहीं पुलिस में निकल जाए, उनका सपना था। तैयारी भी करी पर सपना पूरा नहीं किया। पर वो सपना मोदी जी का सपना पूरा कर दिया, पिताजी का सपना पूरा पर वो सपना पूरा नहीं हुआ मेरे को लगता है। पर कहीं ना कहीं राजनीति में आए तो राजनीति में आज जिस स्तर में हम पहुँचे, आज पिताजी तो नहीं है इस दुनिया में, पर उनकी आत्मा जहाँ भी होगी वो आशीर्वाद ही दे रही होगी, क्योंकि इस मुकाम में पहुंचना भी हम जैसे पहाड़ के लोगों को बहुत बड़ी बात होती है कि दिल्ली जैसे शहरों में हम राजनीति करने आते हैं और उसके बाद हम निगम पार्षद बनते हैं, हम एमएलए बनते हैं। तो ये अपने आप में मतलब एक गर्व भी महसूस कराता है और आशीर्वाद भी पिताजी का मिला जो यहाँ पहुँचे। नहीं, मैं कहूँगा उत्तराखंड वासियों की तरफ से कहूँगा, उत्तराखंड कहीं ना कहीं गर्व भी करता है। जब चर्चाएं होती हैं, मैं भगत कोश्यारी जी का भी बैठा, जब उनसे भी चर्चा चली और मैं कई नेताओं से बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं नाम लेते हैं। पहले मोहन बिष्ट जी का नाम लेते थे कि देखिए उत्तराखंड से जाके दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। अब उस नाम में कहीं ना कहीं वो उस पंक्ति में आपका नाम भी अब शुमार हो गया है। हाँ, नहीं, मोहन सिंह बिष्ट जी तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ है। जितनी मेरी उम्र है शायद उतने साल तो उनको राजनीति करते हुए हो गए और एक बहुत बड़ा नाम दिल्ली में जो आज विधानसभा उप स्पीकर भी है। और मेरे को भी गर्व होता है जब मैं विधानसभा में जाता हूँ तो मेरे उत्तराखंड का आदमी जब विधानसभा में स्पीकर की गद्दी में बैठता है तो मैं अंदर से गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा व्यक्ति वहाँ बैठा है। और आज कहीं ना कहीं जो विरासत मोहन सिंह बिष्ट जी ने संभाली इतने साल, आज मुझे भी उस विरासत को जोड़ने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आज लोग आते हैं हमारे पास, लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है। तो कभी राजनीति की कुछ टिप्स लेते हैं उनसे कि पास के कान में बता रहे? ले बिल्कुल टिप्स देते हैं। पिता की तरह आशीर्वाद देते हैं मोहन सिंह जी, वो बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं। धाकड़ नेता है वो, वैसे नेता होने चाहिए दिल्ली में और वो धाकड़ है। रवि भाई, राजनीति में पदार्पण किस तरह से हुआ, कैसे आए? आम आदमी जानना चाह रहा है, जिसको नहीं जानना आए कैसे? मतलब लोग तो आते हैं उत्तराखंड से नौकरी ढूंढने के लिए और कहा जाता है कि पहली नौकरी भाई जो होती है, क्योंकि पैसा नहीं है तो होटल में नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप कैसे मतलब राजनीति में बचपन से साका में जाते थे, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जाता था और देश के प्रति एक भावना रहती थी अंदर से कि कुछ करना है। तो मुझे याद है आज भी 12वीं पास करी थी। 12वीं पास करने के बाद जैसे पहाड़ियों में होता है ज़्यादातर कि 12वीं पास कर लिया या तो आप नौकरी ढूंढो। और उस टाइम तो पता ही है, आज से मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम तो ऐसे कोर्स के लिए पैसे नहीं होते थे। आज तो IIT कोर्स करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, इंजीनियरिंग करा रहा है, कोई डिप्लोमा करा रहा है। उस टाइम तो ये होता या तो ITI कर लो या पॉलिटेक्निक कर लो या भाई या कहीं प्राइवेट में जॉब करो और सरकार साथ में पढ़ते रहो। मेरी भी वैसी कहानी थी। 12वीं के बाद नौकरी करी, प्राइवेट जॉब करी। मेरे को आज भी याद है, मैं ब्लू डार्ट कंपनी, एक कोरियर कंपनी थी, उसमें कोरियर का मैं काम करता था। 12 खंबा रोड में अंतरिक्ष भवन में मेरा ऑफिस था। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग घर घर जाके पोस्ट डाक देते थे। मैंने साल भर 1.5 साल वहाँ नौकरी करी और मैं तो वही गरीबी से निकले। और फिर कॉलेज, फिर बाद में पिताजी ने बोला भी कॉलेज करो, फिर कॉलेज की पढ़ाई करी। जाकर हुसैन कॉलेज से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर पढ़ाई करी। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर सरकारी एग्ज़ाम में भी दिए, तो सरकारी एग्ज़ामों में नहीं मिली सफलताएँ, तो सफलताएँ नहीं मिली तो राजनीति सरकार में आ गए आप? हाँ, सरकार में आ गए। सरकारी योजना मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते कहीं ना कहीं आप सरकार में आ गए, सरकार का हिस्सा हो गए। सरकार का हिस्सा हो गए। 2004 में मैं राजनीति में आया था और मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष था। ब्लॉक अध्यक्ष यहीं से युवा मोर्चा का, यूथ का। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2007 में मैं जिले का उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा का। 7 के बाद 2010 में मैं दिल्ली प्रदेश की राजनीति में गया। तो उस टाइम उत्तराखंड का लोग बहुत कम होते थे राजनीति में, पर हमने उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया। और 2010 में हम दिल्ली प्रदेश का मैं यूथ का उपाध्यक्ष बना। 2014 तक मैं रहा और हमने उस टाइम विपक्ष में थे। कई हमने धरने प्रदर्शन किए कांग्रेस के खिलाफ। मोर्चा संभाला, शीला जी की सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी,
तो पुलिस के लट भी खाए, जेल में भी गए और कई संघर्ष किया, जिसे कहते हैं भयंकर संघर्ष। 4 साल 5 साल संघर्ष किया और 2017 में पहली बार निगम में टिकट मुझे मिली और पार्टी ने मुझे निगम का चुनाव लड़ाया, पर मेरी किस्मत में निगम पार्षद बनना था नहीं। 17 में टिकट मिलने के बाद 2 दिन बाद प्रचार करने के बाद मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया। रद्द हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और रद्द होने के बाद पार्टी भी नहीं लड़ पाई, पार्टी का सिंबल ही नहीं था। ये चुनाव आपने जो एक चुनाव हुआ था 2017 वाला जो बता रहे हैं आप, जब एक चुनाव आप हार गए थे शायद। मैं 17 में हारा नहीं, मैं 17 में मेरे को निगम का टिकट मिला, निगम पार्षद का। मैं नॉमिनेशन फाइल करा, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मेरे कुछ कागज़ में कमी थी तो मेरा चुनाव रद्द कर दिया। सिसोदिया जी विधायक थे, उनको डर लगता था कि ये अगर लड़ेगा तो ये मेरे को आगे हराएगा। उनको चाल थी कोई, आप कह रहे हैं चाल थी, तो मैं लड़ नहीं पाया चुनाव, मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया। फिर जैसा होता है ना कि एक बार टिकट मिलने के बाद टिकट कैंसिल होना, फिर आदमी कोमा में चले जाता है, पर मैं कोमा में नहीं गया, मैं पहले दिन से उठा। फिर 2018 में मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष बना मेन बॉडी का। फिर 18 से लेकर 2 साल मैंने बहुत संघर्ष किया, पार्टी के लिए काम किया। 2020 में एक छोटे से आदमी को, गुमनाम आदमी था रविंदर सिंह नेगी को, कोई 2020 में कोई एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जानता था, तो पार्टी ने इतना बड़ा दाव खेला, मुझे सिसोदिया जी के आगे उतार दिया चुनाव। डर लगा नहीं कि बलि का बकरा तो मैं नारी बात। हाँ, तो बलि का बकरा ही था। मैं एक तरह से सारे चैनल चला रहे थे कि बलि का बकरा था, बलि का बकरा बना रहा था। पर मैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड की धरती से आते हैं तो देवभूमि के लोग तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि हमें आशीर्वाद देवताओं का बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं 2020 में जब टिकट मिला तो मुझे न्यूज़ वाले कहते थे आपको बलि का बकरा बना दिया, तो मैंने ना वक्त बताएगा। तो 2020 में जो 18 मंत्रालय जिसके पास थे, मनीष सिसोदिया बहुत बड़ा आदमी था, जिसके आगे मैं कहीं टिकता ही नहीं था, किसी भी चीज़ में नहीं टिकता था मैं। तो उसके आगे मुझे चुनाव लड़ा दिया। चुनाव लड़ाया तो चुनाव ऐसा लड़ा मैं कि जो पिछले 5 साल 10 साल में जो मैंने मेहनत करी थी, वो जनता को लगा कि यार ये तो हमारे बीच में से निकला, ये तो हमारी गलियों में घूमता था, ये हमारे गलियों में कंचे खेलता था, ये तो गलियों में स्कूल में पढ़ा हुआ है। एक लोगों के अंदर अपनापन भाव आया और लोगों ने बम्पर वोट दिया मुझे 2020 में, इतने वोट दिए कि मात्र 1600 वोट से मैं चुनाव सिसोदिया जी के आगे हारा। सिसोदिया एक बड़ा चेहरा और सामने मैं 12 राउंड तक, 1 से लेकर 12 राउंड तक आगे था। पूरी दुनिया देख रही थी, मतलब ये है कौन लड़का, जो गुमनाम लड़का जो 12 राउंड तक आगे रहा। तो मैं हारा जरूर, पर लोग कहते हैं कि हारने के बाद भी मैं हार के जीता और वो जीत के भी हारा। और 5 साल मैं हारने के बाद मैं क्षेत्र में एज ए विधायक के तौर पर मैंने जनता के काम किए। सत्ता में सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी मैं जनता के बीच में रहा। मैंने खूब मेहनत करी। जो जीता हुआ विधायक था वो नदारत था क्षेत्र से। कोरोना काल आया, कोरोना काल में खूब जनता के लिए काम किया, जनता को राशन दिया, किट बांटा, मेहनत करी। बीच जब लोग डरते थे घर से निकलने में, हम लोग घरों से निकलते थे। और 2022 में फिर पार्टी ने फिर मुझे कहा कि अब तुम्हें निगम पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर मुझे 20 बार लड़ाया पार्टी ने। मेरी पार्टी मेरी माँ से बढ़कर है। माँ भी, मतलब मेरी अपनी माँ भी मेरी इतनी चिंता नहीं करती जितनी मेरी पार्टी मेरी चिंता करती है। 17 में मुझे चुनाव लड़ाया, 20 में मुझे चुनाव लड़ाया विधायक का, 22 में फिर मुझे निगम का चुनाव लड़ा दिया। और निगम का चुनाव मुझे लड़ाया इसी वार्ड से, और इसी वार्ड में सिसोदिया का ऑफिस था। ये ऑफिस सिसोदिया का ही था। अच्छा, ये ऑफिस जहाँ बैठे हैं सिसोदिया जी का ऑफिस था ये। मतलब ये आपने कब्जा कर लिया इस पे? नहीं, 2022 में मैं लड़ा। हाँ। सिसोदिया जी की निगम पार्षद थी आम आदमी पार्टी की, और उनका गढ़ था ये, स्कूल भी बनाया था उन्होंने। अच्छा। पर मैंने 2500 वोट से उनके आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उस टाइम, वो भी उत्तराखंड मूल से आते हैं, उनको मैंने 2500 वोट से हराया। मतलब एक उत्तराखंडी दूसरे उत्तराखंडी की बात पे दम कर दिया, कह रहे हैं। तो हराने के बाद मैं निगम पार्षद बना। निगम पार्षद बनने के बाद 2 सालों के अंदर मैंने ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम किए। जो लोग कहते थे कि निगम पार्षद तो नाली साफ करता है, निगम पार्षद तो घर के झाड़ू लगाता गलियों में, तो मैंने लोगों की मानसिकता बदली। मैंने कहा भाई निगम पार्षद लॉ एंड ऑर्डर भी करता है, निगम पार्षद रात को अगर कोई पार्कों में दारू पी रहा उसको पकड़ेगा भी। मैंने मतलब एक निगम पार्षद की परिभाषा ही बदल दी। परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया। हाँ, 2 सालों में इतने काम किए कि आप यकीन करोगे, 2 साल में इतने काम करने के बाद 25 में फिर चुनाव आया। अब 3 बार जिस व्यक्ति को टिकट दे दिया पार्टी ने, कार्यकर्ता बहुत हैं, लाखों कार्यकर्ता है, 4थी बार फिर पार्टी ने कहा भाई 25 में फिर विधायक लड़ो। पार्टी में फिर 25 में, और जब मैं 25 में विधायक लड़ रहा था, मेरे लड़ने से पहले ही सिसोदिया को डर लग गया भाई ये दोबारा उत्तराखंड का शेर आ गया, पहाड़ी चीता आ गया, तो उसने सीट बदल दी। पहाड़ी चीता पहाड़ी बाघ। हाँ, तो सीट बदल दी। सीट बदल के वो पहुंच गए जंगपुरा चले गए, और वो जंगपुरा चले गए, और अपने से भी बड़ा नाम का व्यक्ति
अवध ओझा जो नहीं, बड़ा नाम अवध ओझा तो नॉन पॉलिटिकल नाम था। नहीं नॉन पॉलिटिकल था, पर आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई में बहुत बड़ा नाम था, यूट्यूबर था और बड़ा उसको शिक्षाविद कहा कहते थे। और वो कहते थे कि शिक्षा में क्रांति लाने वाले तो सिसोदिया थे, पर शिक्षा को बहुत आगे पहुंचाने वाला कोई है तो अवध ओझा है। तो रेल कैसे रोक दिया आपने रास्ते में? तो अवध ओझा को लिया है। अब एक तो वहाँ हारा, उसको हराया, और दूसरा 29,000 से यहाँ हार गया, तो दोनों की नाव डूब गई थोड़े में। तो यहाँ के लोगों ने, जो मैंने फिर कहा, जो 2004 से लेकर 2024 का जो सफ़र था 20 साल का, उस सफ़र में जो मैंने जनता के काम किए, वो जनता ने मुझे सर माथे में लिया और जनता ने मुझे इतना वोटों से जिताया कि दिल्ली में 34 नंबर पे मैं जीता और जमुना पार में सबसे नंबर 1 में आया। 28,000 प्लस, मतलब 29,000 वोट के आसपास मैं चुनाव जीता। मुझे भी यकीन नहीं था कि जनता इतना प्यार करती है मुझे। देखिए ऐसा क्या स्पार्क है, मैं देख रहा हूँ, मैं तमाम फ़ोन आप उठा रहे थे और फ़ोन उठाते कि आपकी समस्या लेकर आ रहा है, आप सीधा अधिकारी का बिल्कुल नंबर खनखना रहे हैं कि भैया सीवर लाइन जाम है, शाम तक हो जानी चाहिए। आप किसी से कह रहे हैं कि भैया मैं अगले 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। यही क्या स्पार्क है? यही स्टाइल है काम, अधिकारी के पास जा रहे स्टाइल है, क्या है ये काम करने का? यही है, जब तक आप जमीन में काम नहीं करोगे, जमीन में नहीं उतरोगे, और जब तक अधिकारी काम नहीं करता। हमारा एक ही सिद्धांत है। हमारा जब प्रधानमंत्री हमारे 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है मोदी जी से, कि मोदी जी से सीखने के लिए मिलती है कि जो वो व्यक्ति पूरा देश चला रहे हैं, आज वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता है, तो हम कम से कम पटपड़गंज को तो संभाल लें। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम खूब काम करें, लोगों के पूरा समय मैं लोगों के बीच में निकालता हूँ और जनता के छोटे छोटे से मुद्दे से लेकर बड़े से बड़े मुद्दों में मैं बेबाकी से बात करता हूँ। चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, आपने देखा होगा मैं हिंदुत्व के लिए भी पूरा देख रहा हूँ। सब मीट की दुकानें जब है, रवि भाई जब से यहाँ है कह रहे हैं नवरात्रों में सारी मीट की दुकानें बंद। नहीं, बिल्कुल। देखो मैं वो क्या है, वो सनातन, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ, मैं सनातनी हूँ। मैं अपना तो शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए थे नवरात्र करा दी मैंने। तीन दुकानें शिफ्ट करा दी। मेरे यहाँ 3 दुकानें थी जो हॉस्पिटल के आगे थी। आज ही लेटर आए, मेरे टेबल में लेटर पड़ा है। अच्छा। आज से 12 साल तक सिसोदिया ने करा पाया। मैंने 2 महीने के अंदर 3 ठेके शिफ्ट करा दिए। अभी लेटर मेरी टेबल में पड़ा है सीएम का। कह रहा हूँ कि 10 साल का सिसोदिया का काम और 2 महीने का आपका काम भारी पड़ रहा है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। कैसे? हमने स्कूल के आगे ठेका खोल के चले गया था सिसोदिया, जिस शिक्षा मॉडल की वो बात करता था, जिस कहता था शिक्षा की किताब देंगे हाथ में, पर शराब की बोतलें पकड़ा दी। एएसएन स्कूल है, उसके सामने शराब का ठेका खुल गया, हमने वो सील के ऑर्डर करा दिए। एक अस्पताल अपेक्स वहाँ खुल गया, एक मदरजरी में खुल गया। तीनों ठेके शिफ्ट होने के ऑर्डर। पीने वाले जो लोग हैं उनकी नाराजगी नहीं हुई आपसे? मैंने तो बंद करा दी है। मैंने तो कभी 400-500 लोग तिहाड़ भेज दिए। नहीं, जो शराब पीने वाले शराब नहीं, तिहाड़ कोई नाराज नहीं हुए आपसे कि रवि भाई हमने आपको वोट दिया और आपने? पब्लिक प्लेस में जो शराब पिएगा, पब्लिक प्लेस में जो गैर कानूनी काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त मैं कड़ाई से अमल करता हूँ और बिल्कुल छोड़ता नहीं, चाहे वो मेरा परिवार का भी हो। रवि, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जिक्र किया है, तो वो क्या किस्सा था कि मैं परिचय करा देता हूँ। रवि भाई जो है, रवि भाई वो विधायक है दिल्ली से की पड़पड़गंज विधानसभा से, और हमारे उत्तराखंडी मूल के तो है ही। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार पैर छुए, वो किस्सा बता दीजिए भाई। पहले वो क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए और 3 बार पैर छुए? जब ऐसा होता है ना, जब आप भगवान की पूजा करते हो, भक्त जब भगवान की पूजा करता है और अगर पूजा कर रहा है और एकदम भगवान सामने आ जाए, तो आदमी बिल्कुल वो हो जाता है कि ये हो क्या रहा, भगवान आ गए। तो मेरे साथ भी वही दृश्य था। वो एकदम मोदी जी जब सामने दिखे तो मैंने सीधे उनके पैर में हाथ लगाया। तो भाई भगवान के पैर में, भाई राजनीति भगवान तो है आज हमारे, तो मैंने बिल्कुल उनके पैर में हाथ लगाए। तो उनको अक्सर पैर छुआना उनको पसंद नहीं आता, तो उन्होंने मेरे को मना किया पैर छुआने के लिए, पर मैं जब तक छू चुका था पैर, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में तो उन्होंने बोला भाई पैर नहीं छूना। अच्छा, उन्होंने बोला पैर नहीं छूना, तो उन्होंने 3 बार पैर छू दिया। हाँ, उन्होंने जो भी था उन्होंने बड़ा प्यार से समझाया मुझे। और मजे की बात, वो तो हुआ सारा दृश्य। उसके बाद जब 8 तारीख को फरवरी को हम चुनाव जीते, तो 8 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय में सबसे मिले, हम लाइन से खड़े थे। तो मेरे पास आए, तो मैंने जैसे ही अबला ऐसे हाथ जोड़ा, मतलब रवि लगी, तो बड़े मुस्कुराते हुए बोले, कह रहे आज पैर नहीं छुएगा। अच्छा। हाँ, तो बड़ा लेकिन बीच का जो दौर रहा होगा ये, जब उन्होंने पैर छुए 3 बार, तो कहीं ना कहीं मन में डर नहीं रहा होगा कि भैया बॉस है, पार्टी के बॉस है? नहीं, मन में डर तो रहा होगा रवि भाई। देखो मोदी जी क्या है, मोदी जी कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार करते हैं। मैंने फिर कहा, मैं 4 चुनाव लड़ गया, पहाड़ी मूल से आता हूँ, उत्तराखंड मूल से आता हूँ, हमारे बाप दादा भी
कभी राजनीति का आर भी नहीं है पता हमारे बाप दादा को। हम लोग दिल्ली जैसे शहर में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आप देखो उत्तराखंड में इतनी सारी योजनाएं जो काम चल रहा है, आजकल रेल भी चलेगी ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहाँ चलेगी, सब मोदी जी का आशीर्वाद तो है। आज केदारनाथ में देखो ना, आप बार बार प्रधानमंत्री जी केदारनाथ चले जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं, तो उनको उत्तराखंड के लोग उनको बहुत पसंद है। तो तभी मैं 4 बार चुनाव लड़ गया, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से 4 बार क्यों लड़ता चुनाव। तो वो उन्होंने मेरे को प्यार ही दिया, वो जो उन्होंने अगर उन्होंने जो भी किया तो उसमें भी प्यार झलक रहा था उनका। तो वो बाद में मुझे बड़ा, और आज जो मैं चुनाव जीता तो कहीं ना कहीं वो वोट भी मुझे मोदी जी के आशीर्वाद से 28,000 वोट से मैं जीता, उन्हीं का आशीर्वाद। मतलब मोदी जी आपके कह रहे हैं, मानते हैं कि उत्तराखंड का एक उत्तराखंडी चेहरा है दिल्ली में। बिल्कुल, आप मुझे लगता है उत्तराखंड के लोगों से प्यार करते हैं। देखो दिल्ली में दो विधायकों को लड़ाना, 9 निगम पार्षद दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पसंद तो करती है उत्तराखंड के लोगों को। लेकिन अभी भाई एक सवाल हर उत्तराखंडी का कि रहता है, कितने उत्तराखंडी को यहाँ पे दिल्ली में 25-30 लाख? हाँ जी, 25-30 लाख उत्तराखंडी यहाँ पे हैं। हम देखते हैं पूर्वांचल एक बेल्ट है, कहीं ना कहीं राजनीति में उनका वर्चस्व भी रहता है। जो सिख समुदाय है उनका भी राजनीति में वर्चस्व रहता है यहाँ पे। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक दर्द है उत्तराखंडी समाज में कि भाई हमारे उत्तराखंडी, जब 30 लाख उत्तराखंडी यहाँ हैं दिल्ली में, तो भाई बहुत उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता की जो कैबिनेट है में होगी, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, एक उत्तराखंडी मूल का एक उत्तराखंडी तो जरूर कैबिनेट मंत्री बनेगा। नहीं, कैबिनेट मंत्री बनाया ना, डिप्टी स्पीकर कैबिनेट मंत्री तो है वो, दर्जा एक नहीं प्रॉपर कैबिनेट मंत्री है। 10 लोग होते हैं सीएम के साथ, टोटल 10 लोग होते हैं, उसमें ये कैबिनेट मंत्री है। पोस्ट ऐसी पोस्ट मारी जाती है डिप्टी स्पीकर की। देखो मैं बताऊँ आपको, आप एक सम्मान दे रहे हैं, मैं आपकी बात को पूरी करता हूँ। देखो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार हमें राज्य दिया। हम कितने साल से इस उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, पर उसको पूरा किसने किया? बीजेपी ने। आज दिल्ली में 70 विधानसभा है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जाके चुनाव लड़ गई, दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को यूज करती है। 70 में से कोई एक सीट उन्होंने कभी नहीं लड़ाया, कभी विधायक का टिकट दिया ही नहीं। ठीक है, अब आ जाए कांग्रेस में, 70 विधायक लड़े कांग्रेस के, एक भी नहीं लड़ाया। पर बीजेपी ने कम से कम 2 उत्तराखंड के मूल के लोगों को टिकट दी, और हमने दोनों ने 100% का स्ट्राइक रेट दिया, और 12 लोग निगम पार्षद लड़ाए दिल्ली में। 12 में से हम 9 जीत के आए, हम 3 हारे भी। तो कहीं ना ऐसा नहीं है, बहुत प्रेम है उत्तराखंड के लोगों से, बड़ा प्रेम है। आज आप देखो ना, मुझे 4 बार टिकट दे दिया। मंत्री का बन रहे हो? अब मंत्री तो देखो, मंत्री बनना ना बनना ये तो नहीं, मोदी जी ने जब तक प्यार उठा ही दिया है, ये तो समय। देखो मैं अभी पहली बार का विधायक हूँ और मुझे अभी सीखना है। रेखा जी आज मुख्यमंत्री है। अगर रेखा जी की पृष्ठभूमि आप देखोगे, रेखा जी कितनी बार के विधायक हैं? पर उनका, रेखा जी कितनी बार के उनका देखोगे ना, उनका राजनीतिक जीवन देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। 2004 में छात्र संघ की अध्यक्ष रही, 2007 में पहली बार निगम पार्षद बनी, 2012 में फिर निगम पार्षद बनी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही दिल्ली की, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, 2 बार विधायक लड़ी। मतलब उनके पास दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही, दिल्ली की मेयर रही। मतलब उनके पास देखोगे बहुत बड़ा तजुर्बा है। हम लोगों को लग तो रहा है कि पहली बार की विधायक हैं, पर पिछला उनका अगर देखोगे तो बहुत बड़ा तजुर्बा है। यानी अभी कह रहे हैं कि अभी तजुर्बा हासिल करना है अभी। हाँ, अभी बहुत चीज़ सीखने के लिए है। अभी सत्ताधारी विधायक है, सत्ताधारी विधायक मंत्री से कम नहीं होता, पूरी चलती है, पूरी सुन लेते अधिकारी। रवि, आपने एक चीज़ मुझसे कही कि आप जब राजनीति की जब बात करते हैं, आपने कहा बेशक अब सरकार में नहीं थे उस समय, मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक थे और दिल्ली सरकार में मंत्री थे, लेकिन आपने जनता को बताया कि भैया पार्षद केवल नाली खड़ंजे तक सीमित नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। हमने देखा दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है झुग्गियों को लेकर, बुलडोजर आ जाते हैं ध्वस्त करने के, कि गिरा देंगे, आप सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, और एक तरफ की राजनीति ये है कि बुलडोजर की राजनीति में बीजेपी वोट बटोर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या था ये सब चीज़ें? नहीं, अभी विधायक रहते हुए यमुना की जगह है जो सुप्रीम हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, हाई कोर्ट से वो लोग हार गए, वो जमीन वहाँ पे डीडी एक्वायर कर रही है, तो वो केस बहुत दिनों से। बुलडोजर भी आ गए थे। हाँ, बुलडोजर आ गए थे, 34-35 बुलडोजर थे, उनकी फसल खड़ी थी। मैंने रुकवाया, मैंने ऊपर निवेदन किया, मैंने कहा जी अभी जब तक इनकी फसल है, इस फसल को काटने का मौका दिया जाए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोगों के वोट से जीत कर आते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि कम से कम उनका नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी, हमने लेटर दिया, तो वो रुक गया। अभी फिलहाल 3 बार बुलडोजर आया, 3 बार रुक दिया। और आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे 3 मंदिर थे मयूर विहार में, 3 मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बंगालियों का मंदिर। उस मंदिर को तोड़ने के लिए पिछली सरकार ऑर्डर कर गई थी, आम आदमी पार्टी की सरकार।
वो मंदिर हमने रुकवाए। पूरी रात 5,000 पुलिसकर्मी थे, पूरी रात कम से कम 50 बुलडोज़र और कम से कम 5,000 पुलिसकर्मी पूरा मयूरी रिवर फेज़ 2 में वो उसको रुकवाया हमने। हमारी सीएम ने रुकवाया उसको, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हमारे सांसद ने रुकवाया और तीनों मंदिरों को रुकवाया हमने। तो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के लिए पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। रवि भाई, एक सवाल जरूर होगा आपसे, जब भी आप सनातन की जब बात कर रहे हैं, जब सनातन की बात करते हैं, कहा जाता है कि रवि भाई कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम हो जाता है मामला। भाई इसमें हिंदू ऐसा मुस्लिम है क्या? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम क्या बात है। देखो मैं हिंदू हूँ, नहीं, कई जगह देखा गया, कई जगह देखा नहीं देखो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू की बात तो करूंगा, मैं अपने धर्म की पहले करूंगा ना बात। तो भाई मैं धर्म सारे धर्म को मानता हूँ, पर मेरी आस्था मेरे धर्म के प्रति है, तो पहले मैं अपने धर्म के लिए काम करूंगा, फिर मैं दूसरे धर्म के लिए करूंगा। तो उसमें गलत क्या है? जब ओवैसी साहब हैदराबाद से मुस्लिम करते हैं, हमेशा मुस्लिमों को पक्ष रखते हैं, अगर मैं हिंदू होते हुए हिंदू का पक्ष रख रहा हूँ तो मैं तो वो हो गया हिंदू मुस्लिम, पर वो मुस्लिम करते हैं तो वो नहीं हुए फिर। तो इस भाई अपने धर्म के लिए बात करना तो क्या बुराई है? हम दूसरे धर्म के बारे में गलत थोड़ी बोल रहे। हमारी अपने धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद रहे, इसलिए मैं बंद कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गलत नाम से मेरे एरिया में कोई मुस्लिम व्यक्ति गलत नाम से दुकान ना खोले, मेरी देवी देवताओं का नाम प्रयोग ना करे, अपना मुस्लिम नाम रखे, तो उसमें गलत क्या है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप योगी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, या हैदराबाद के नेता है टी राजा? योगी पॉलिटिक्स क्या, ये मेरे को लग रहा है कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए भाई। अपने हमारा हिंदू धर्म में पैदा हुए, अगर हम सनातन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे तो हमें राजनीति में नहीं रहना चाहिए। टी राजा की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? वो उनका स्टाइल है, हर किसी का अपना स्टाइल कुछ नहीं। मैंने फिर कहा कि मैं टी राजा जी का तो स्टाइल अलग ही है, पर मैं सम्मान करता हूँ दूसरे धर्म का, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, पर जहाँ मेरे धर्म के प्रति आँच आती है तो मैं अपने धर्म के लिए पहले खड़ा हूँ। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं? अगर मैं 5 मुख्य मुद्दे पूछूँ आपसे कि 5 मेन पॉइंट्स क्या है, और 2 महीने की बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत जल्दी समय होगा 2 महीने, लेकिन आप ही ने कहा मनोज सिसोदिया का 10 साल और मेरे 2 महीने बराबर है, तो मुझे 2 महीने में बता दीजिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रही और आपने कौन से बड़े काम किए हैं इन 2 महीनों में? 2 महीनों के अंतर्गत सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए सीवर और पानी की, सबसे बड़ी समस्या। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो सारी जगह टॉयलेट बह रही थी, मतलब बहुत ही भयंकर स्थिति थी कि आप सोच नहीं सकते थे। पर आज मैं गर्व से कह रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर सारे सीवरेज की प्रॉब्लम मैंने लगभग 90% ठीक कर दी। पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी गंदा आता था जगहों में, आज कम से कम 60% पानी ठीक हो गया, 40% अभी काम करने की चीज़ है। कम से कम जो अवैध कब्जे जो ज़बरदस्ती विशेष धर्म के लोगों ने पार्कों में कर रखे थे, लोगों ने गली चौराहे घेर रखे थे, वो मैंने खाली करा दिए 2 महीने के अंदर। एक शशि गार्डन बस्ती है जहाँ पे अफीम बिकता है, गांजा बिकता है, नशा बिकता है, जहाँ पे चरस बिकती है, जहाँ सट्टा चलता है, जहाँ 10 करोड़ का कारोबार था 1 महीने का, वो मैंने पूरा बंद करा दिया, पूरा डंके की चोट में। और नशा सारा पूरे क्षेत्र में नशाबंदी कर दी है, और शाम के टाइम पार्कों में एक ऐसा खुशहाल माहौल दे दिया है कि बहन बेटियाँ भी चौड़े होकर पार्क जा रही हैं, अब किसी को दिक्कत नहीं आ रही। अपन उनका विधायक उनके द्वार में जाता है, और हिंदुत्व के लिए जितने भी मंदिर के आसपास जो मांस की दुकानें मंगलवार को खुलती थी सारी बंद करा दी है, और जितने भी मुख्य जो सड़कें बन रही हैं, कई सड़कें बनने के ऑर्डर दे दिए, कई गलियाँ बन रही हैं, बहुत सारे मार्ग बन रहे हैं, करीबन 20 से 25 काम चालू हो चुके हैं मेरे कार्यकाल में। हम ये देखते हैं कि कहीं आप जाते हैं, आप पहले पहुंचते हैं, पुलिस बाद में पहुंचती है, तो क्या लोगों का कानून पर भरोसा कम और रवि नेगी पे भरोसा ज़्यादा है? नहीं, मैं पुलिस को लेकर जाता हूँ, मैं जिस भी थाने क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ की बीट वाले को बुला लेता हूँ। ऐसे आपको पहले लोग अप्रोच करते हैं, पुलिस को बाद में? लोगों को लगता है कि रवि नेगी एकदम हर मुद्दे में फैसला ऑन द स्पॉट बेबाकी से करते हैं, ऑन द स्पॉट ही करते हैं। तो अभी ऑन द स्पॉट लोगों को भरोसा इसलिए है, स्टाइल है शायद, लोगों को भरोसा इसलिए है। मैं अभी 1 हफ्ते पुरानी बात बता रहा हूँ। एक पार्क है, उस पार्क में एक मुस्लिम समुदाय की महिला रहती है, उस पार्क का उसका घर का गेट पार्क में सिसोदिया जी निकाल के दे चले गए। पहले सिसोदिया जी को प्रेम था दूसरे धर्म के लोगों से, हिंदू का बोर्ड लेते थे, प्रेम उनसे था, तो दरवाजे निकाल के चले गए किसी मुस्लिम महिला का उस पार्क से। अब उस महिला को चलो दरवाजा दे दिया, पर उस मुस्लिम महिला ने क्या करा, वहाँ पे आप पार्क में कपड़े सुखाने चालू कर दिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने वहाँ पे गमले रखने चालू कर दिए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद अभी जो भी इनके रमज़ान चल रहे थे तो वहाँ पे नमाज़ पढ़नी भी चालू कर दी। अब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, अब वहाँ हमारे लोग साका लगाए तो वहाँ पानी डालते गीला कर दें, हमारे बच्चे खेलने जाए तो वहाँ पानी गीला कर दें। और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया तो ये ऐसी बात है।
मैंने तुरंत डीसीपी को फ़ोन किया, मैंने एमसीडी कमिश्नर को फ़ोन किया, मैंने एमसीडी कमिश्नर को बोला कि ईंटें बजरी मसाला सब लेके आना और ऑन द स्पॉट जो भी होगा ऑन द स्पॉट होगा। और गया, मैंने तुरंत उसका दरवाज़ा बंद कराया, उसके गमले सारे लोड करवाए, उसका जितना भी अतिक्रमण था सब हटवाया और पूरा दरवाज़ा बंद करके वहाँ के लोगों को हैंड ओवर कर दिया पार्क। फैसला ऑन द फैसला हो स्पॉट, गया, फैसला ऑन द स्पॉट, बिल्कुल खत्म। मतलब फैसला ऑन द स्पॉट, हाँ, ऑन द स्पॉट हो गया, ऑन द स्पॉट नहीं, बिल्कुल कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो लोगों को लगता है स्टाइल। अभी सची गार्डन की झुग्गी में वहाँ नशा बिकता था, वहाँ पे मैं एक दिन गया तो मेरे जाने के बाद अगले दिन वहाँ के जो माफिया उनको पता चला कि रवि नेगी यहाँ आ रहा है, तो उनने अगले दिन पथराव कर दिया, पूरी बस्ती में पथराव कर दिया कि रवि नेगी डर जाए और रवि नेगी यहाँ पे आए ना दोबारा। अगले दिन मैंने, और मेरे को पता चला तो अगले दिन मैंने पूरी फोर्स बुलाई, कम से कम 40 से 50 पुलिस थी, और जिन जिन घरों ने पथराव किया था उन घरों में घुसा मैं, घुस के उनकी महिलाओं को एक कमरे में बंद करा और पुलिस से बोला कि पूरे घर की तलाशी लो। जहाँ भी अफीम मिली अफीम जब्त कराई, गांजा जब्त कराया और उनके खिलाफ केस दर्ज कराए, कम से कम 10 मुकदमे दर्ज कराए और जहाँ जहाँ जो कर रहे थे वो सबको उठवाया। और आज आप देखेंगे वहाँ पे बिल्कुल शांति है, तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही है और बिल्कुल क्लियर है मामला। क्योंकि मनीष सिसोदिया की पॉलिटिक्स हम देखते हैं सॉफ्ट पॉलिटिक्स थी, आपके हम देख रहे हैं कि वो दबंग राजनीति करते हैं आप। वो शॉर्ट पॉलिटिक्स इसलिए थी ना क्योंकि वो एक धर्म के लोगों से प्रेम करते थे, मुस्लिम समुदाय से उनका बहुत प्रेम था। और आप? मेरा तो हिंदू से, मैं भी हिंदू हूँ, तो मैंने फिर कहा मेरी दूसरे धर्म के प्रति मैं सम्मान करता हूँ, पर मेरी आस्था मेरे धर्म के लिए, हिंदू से। तो आपकी पॉलिटिक्स जो है बड़ी दबंग वाली है, बड़ी दबंग वाली है। तो मैं तो एक बात और बोलूँगा, आप हैरान हो जाओगे। आप मेरी अभी चुनाव की वीडियो उठा लेना, मैंने चुनाव में खुल के बोला शशि गार्डन की झुग्गी में, मैंने एक भी मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, ना मुझे वोट देना ना मेरे पास आना, मुझे वोट नहीं चाहिए तुम्हारा। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं आते काम तो कराने आते, काम कर ही देते। हम तो सबका साथ सबका विश्वास लेने वाले लोग हैं। पर मैंने चुनाव में ना एक मीटिंग करने गया किसी मुसलमान के घर पे, ना मैंने कहा, मैंने मंच से बोला भाई मुझे वोट नहीं चाहिए तुम्हारा, ना वोट देना ना मेरे को मीटिंग में बुलाना। तो इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हैं आपकी, तो यहाँ पर एक कहा जाता है कि पलायन बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर्स हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो अपने उस कल्चर के प्रति प्यार तो होगा आपका? नहीं, बिल्कुल। हम तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि आप संवैधानिक पद में भी, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक सवाल जरूर आया था मेरे पास, मुझसे बोला गया कि रवि भाई से जरूर पूछिएगा कि जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी कोई वहाँ पे कुछ और बन रहा था। अकेडमी है हमारी अभी हिंदी अकेडमी है जो उत्तराखंड की अकेडमी है, उसके तहत कपिल मिश्रा जी उसके चेयरमैन है। की पहाड़ियों ने दबा के वोट दिए, भर के वोट दिए। हाँ, कपिल मिश्रा जी चेयरमैन है उसके, और मेरी उनसे विस्तार से बात हुई है और उसमें हम पूरा काम करेंगे। अभी उसी अकेडमी के माध्यम से हमने एक पहली बार हुआ हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम करा उसी अकेडमी के माध्यम से। और हम बिल्कुल जो भी उत्तराखंड के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे इनका हमारा त्यौहार होता है, घुघुती त्यौहार होता है, हम उसको बनाते हैं। मकर संक्रांति में लोहड़ी, हम मकर संक्रांति होता है उसको बनाते हैं। उत्तरायणी, मतलब सारे कल्चर कार्यक्रम मेरी विधानसभा में होते हैं और हम लोग पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। होली में झोड़े भी होते हैं, होली में कार्यक्रम भी होते हैं, लोग भाई दूसरे घर भी जाते हैं। तो पूरा उत्तराखंड कल्चर है, व्यंजन वगैरह जो पूरा घेत की दाल भी बनती है, चुड़गानी भी बनती है, डुबोक भी बनता है, छसिया भी बनता है। सारे कह रहा हूँ अपने से, मतलब जो है पड़पड़गंज को अपने एक वो मिनी उत्तराखंड बना दिया। हाँ, मिनी उत्तराखंड के लोग हैं, पर क्योंकि मैं सर्व जाति का नेता हूँ तो इसलिए मेरे को प्रेम तो सारे लोग करते हैं। पर जहाँ मेरे कल्चर की बात होती है तो मैं अपने कल्चर में जाता हूँ तो लोग वहाँ बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी उनके लिए काम करता हूँ। कोई भी व्यक्ति आ जाए, वैसे तो मेरे यहाँ किसी का अप्रोच नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसका काम होता ही होता है, 100% होता है, किसी भी धर्म का आ जाए 100% होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सवाल जरूर लूँगा आपसे मैं। आप उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली की राजनीति में खुद को स्थापित करते हैं और लोगों को प्यार भी मिल रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई पहाड़ी वर्सेस मैदानी बड़ा चल रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल, आप वाकिफ होंगे के नाम से, आपको जानकारी भी होगी। प्रेमचंद अग्रवाल जब एक प्रकरण चलता है वहाँ पे कुछ पहाड़ी समाज को गाली देने की बात चलती है, उसके बाद उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, उसके बाद पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं पहाड़ वर्सेस मैदानी में बढ़ जाता है। मैदानी मूल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ी मूल के लोगों पर सवाल उठाते हैं, पहाड़ी मूल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं मैदानी मूल पर। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जब पहाड़ का आदमी आकर जब मैदानी क्षेत्र में राजनीति कर रहा है तो उत्तराखंड में क्षेत्रवाद की राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो पूरा प्रकरण था वो गलत था, गलत बयान दिया, उसकी मैं भी निंदा करता हूँ, चाहे वो हमारे दल के आदमी है, पर मैं निंदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि देखो पहाड़ और प्लेनवाद नहीं होना चाहिए। इतने सालों के संघर्ष के बाद
कितने लोगों ने, आप देखो ना आज भी हम मुजफ्फरनगर में आज भी याद करते हैं शहीदों को, कैसे कैसे हमने उत्तराखंड राज्य लिया, कि कैसे हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से क्या क्या हुआ, मुझे आज भी याद है। मुझे आज भी याद है दिल्ली के जंतर मंतर में जब वहाँ उत्तराखंड के लोग आते थे, तो मेरे को आज भी याद है, मेरे पिताजी सामाजिक थे, तो वहाँ से फ़ोन आता था कि भी आज 500 आदमी का खाना बना के पैक करके रख रहा, हम लोग आ रहे हैं और आप तो तैयार रहना। आज भी याद है कि मेरे घर वाले सुबह 4 बजे उठ के 500 लोगों का आदमी आलू पूरी बना के पैक करके रखते थे कि वहाँ से मेरे लोग आएंगे तो उनको खाना देंगे। और उसके बाद मुझे आज भी याद है, मेरी माता जी खुद एक रात पार्लियामेंट थाने में बंद हो के आई, थाने में बंद हो गया। आज भी अखबार में आंदोलन के कारण, आंदोलन जब आंदोलन दिल्ली में आए जंतर मंतर में, तो मेरी माता जी की खुद गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय सहारा के पेपर में 1993 का पेपर था वो, आज भी माता जी की वो है फोटो है उसमें। और माता जी एक रात पार्लियामेंट थाने में रह के आई, और उत्तराखंड सरकार ने मुझे अप्रोच भी किया कि आपने पेंशन लगानी है माता जी की, तो मैंने मना किया, मैंने ना हमें नहीं, आप उन लोगों को दो जिनको ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि हमारी जड़ें, हमने इतना संघर्ष किया। आज लोग कहते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तराखंड को कम याद करते हैं, पर हमारी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। आज उत्तराखंड में कोई भी घटना होती है तो बोल लेते हैं, बिल्कुल एक कुछ बोल के बस अपील कर दीजिए। मैं सभी भाई बहन को बस यही, अब आप कुछ पूछोगे तो मैं पहाड़ी जवाब दे दूँगा। भाषा में अपील कर दीजिए कि मैं सभी भाई बहनों को सबों को मेरा नमस्कार। और मैं रवि नेगी छूँ, तुम्हारा भाई छूँ, तुम्हारा दाद छूँ, और कोई भी काम तुम्हारा जो भी काम छे दिल्ली में, मैं रात दिन तुम्हारे ત્યાં यहाँ मैं छूँ, और जब भी तुम आला तुम्हारा काम हॉल इतना आता, थोड़ा पूरी नहीं आती और बोल देता हूँ। सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भावनात्मक एक लगाव पूरा है, बेशक यहाँ रहे क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई सब यहाँ जी, लेकिन वो भावनात्मक लगाव मैं देख रहा हूँ वो पूरा है, बना हुआ है उत्तराखंड से। तो ऐसे में उत्तराखंडियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो पहाड़ का बेटा है, पहाड़ का बेटा जो रवि नेगी है, वो उत्तराखंडियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, आप जहाँ भी रहो तो मेहनती होते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनती लोग एकजुट रहना चाहिए, यूनाइट रहना चाहिए। एक तो ये गढ़वाल कुमाऊं हम लोग ख़त्म करें, बिल्कुल इसको जीरो करें, क्योंकि जो नई जनरेशन मेरा बेटा है, उसको कोई मतलब नहीं है गढ़वाल कुमाऊं से। वो सीधा बोलता है उत्तराखंड, चौड़े में बोलता है उत्तराखंड, और मैं भी उत्तराखंड सीधा बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कुमाऊं ब्राह्मण क्या होता है, मुझे तो बाद में पता चला कि कुमाऊं ब्राह्मण भी होता है, ये उत्तराखंड और कुमाऊं गढ़वाल भी होता है। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा जब ये बातें मेरे आगे लोग करते हैं मुझे, क्योंकि इस चीज़ से निकलना चाहिए। हमने एक समृद्ध राज्य बनाना है, उत्तराखंड को हमने विकसित उत्तराखंड बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले अपने को बदलना पड़ेगा। हमें अब ये कुमाऊं उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वालवाद खत्म करना पड़ेगा, ठाकुर जजमान खत्म करना, जजमान ब्राह्मण खत्म करना पड़ेगा, ये चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। एक मूल मंत्र है, सिर्फ उत्तराखंड 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 बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज जब मोदी जी इतना प्यार कर रहे हैं हमसे, तो इस टाइम तो भाई हमारा युग चल रहा है, उत्तराखंड का युग चल रहा है। आप सोचिए, देश में इतने सारे राज्य हैं, कहीं कोई प्रधानमंत्री 6-6 बार साल में जा रहा है, कहीं सिर्फ उत्तराखंड के अलावा। भाई बार बार मोदी जी कहते हैं पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी वो उत्तराखंड के लोगों के काम आनी चाहिए। लेकिन तो जवानी भी का भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, पानी का भी इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो हो रहा है ना मैं आज मैं उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ तो यहाँ उठाता हूँ। भाई आज अगर प्रधानमंत्री जी मेरे से मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उत्तराखंड के प्रति भाव तो आता है, तो लड़ाई तो हम पूरी लड़ते हैं। आज जो उत्तराखंड से लोग यहाँ आ रहे हैं, पलायन कैसे रुकेगा? पलायन इसलिए हर चुनाव में सवाल रहते हैं बड़े, पलायन आज भी बड़ी दिक्कत। पलायन रोजगार के तो कोई स्तर, रोजगार के स्तर लगातार हो भी रहे, धामी सरकार काम भी कर रही है, पर जो 2020 में 2000 में हमें राज्य मिला, पर 24 सालों के अंतर्गत जो सरकार 5-5 साल की जो चीज़ें रही ना, उसकी वजह से हम नुकसान करते रहे। बीजेपी सबसे लंबा टाइम रही है, अब बीजेपी रही। अब मुझे लग रहा है ये 10 सालों में जो अब 7 साल का जो कार्यकाल हो गया उनका, 8 साल का, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें बदल रही है। आप देखो ना, आज राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बन गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आज कहाँ हम जा रहे हैं, अल्मोड़ा, जागेश्वर, कहाँ हम जा रहे हैं। आज सड़क, आज हल्द्वानी मुझे जाना होता है, पहले में हल्द्वानी मेरा घर है डबल चौड़ों में, मुझे हल्द्वानी जाना पड़ता था, तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 8 बजे पहुँचते थे, 8-8 घंटे लगते थे, पर आज 3.5 घंटे में हल्द्वानी से आप दिल्ली पहुँच जा रहे हैं। आप देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, आप 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। आप एक सड़क एक ऐसा माध्यम है, सड़क जहाँ जाएगी तो वहाँ रोजगार भी आएंगे, वहाँ काम भी आएगा, वहाँ सब कुछ आएगा। तो वही काम चलना, सड़क जा रही है गाँव और गांव में टूरिस्ट भी जा रहे हैं, टूरिस्ट भी जा रहा है, लोगों को काम मिल रहा है। आप देखिए अभी बद्रीनाथ केदारनाथ का सीजन चालू होगा, कितना टूरिस्ट वहाँ जाता है। कैची धाम देखिए, अल्मोड़ा देखिए, जागेश्वर देखिए, कितना टूरिस्ट जाता है वहाँ, तो रोजगार तो मिल ही रहा है ना। ये टूरिस्ट को लाने का काम कौन कर रहा है? सरकारें कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं।
अब बार बार प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो लोगों पूरे देश की आस्था बढ़ रही है केदारनाथ के प्रति, तो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं उत्तराखंड आए और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन, शादी करिए। और कहा कि जो उत्तराखंड जो है वो तीसरा दशक जो है ना वो उत्तराखंड का होगा। बिल्कुल। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य अभी भी बड़े मसले हैं वहाँ पे। मैंने फिर कहा कि काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है और काम हो भी रहा है और काम करने की बहुत हमें ज़रूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम जितना काम करा लेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो काम आने वाली कई पीढ़ी तक हमारे काम आएगा, क्योंकि मोदी जी पूरा उत्तराखंड के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। और आपने हर बार देखा होगा कि मोदी जी का एक ही हमेशा कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात ले ही आते हैं। कहीं भी स्पीच दे रहे हैं आप देखेंगे उत्तराखंड का नाम ले लेते हैं, भाई बहनों। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड का समय चल रहा है। और उत्तराखंड में आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ मस्जिदें बनी, जो हरीश रावत की सरकारों ने रोड में मस्जिदें बनवा दी, शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टियां दे दी। आप देखोगे अब धीरे धीरे सारी मस्जिदें सड़क में जो बनी थी, अतिक्रमण था, जो सब क्लियर हो रहा है, सब रोडें खुली चौड़ी हो रही है। एक धर्म के लोगों को सिर्फ बढ़ावा देने का काम, जो मतलब देवभूमि में आप वहाँ के लोग, मतलब देवभूमि में आप मुसलमानों को बसा रहे हो, उस देवभूमि में, है ना। तो वो काम धामी जी कर रहे हैं। धामी जी की मैं सराहना करता हूँ। धामी जी दबंग आदमी है और वो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो लव जिहाद की लोग की बात हो रही है वो सब चीज़ें वो ठीक है, मतलब धामी जी जो बात कर रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है वो ठीक है, लेकिन यूसीसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ले आए ना, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर सवाल लोग उठाते रहे, उठा रहा है सवाल बेवजह काम उठाने का। कॉमन सिविल कोड देखो कि ये आज हम जब अम्बेडकर सिविल कोड जो बना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम जब बात करते हैं अम्बेडकर जी की जयंती हमने 14 तारीख को बनाई। आप सोचो 1935 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात 1935 में अम्बेडकर जी करके गए थे। आप सोचिए क्या विजन रहा होगा अम्बेडकर जी का, किस टाइम बोल गए वो महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और आज हम 2024-25 वगैरह आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आज एक राज्य ने अगर ये करा है तो ये अपने आप में एक था। मूल निवास को लेकर क्या कहेंगे? उत्तराखंडी जो है वो कह रहा है कि भैया मूल निवास 1950 लागू हो और मूल निवास का मिले, लेकिन अभी भी स्थायी निवासी वो होगा वो हिमाचल की तर्ज में जरूर होगा। वो कानून होगा, लोगों की इसी कार्यकाल में होगा। लोगों की जो भावनाएं है सरकार समझ रही है और वो होगा। ये आपको भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से उम्मीदें हैं? 100% पुष्कर धामी बहुत बढ़िया कुशल नेतृत्व है। कुशल नेतृत्व। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह नेगी। बड़ी बेबाकी से बात की और हर एक मुद्दे पे बात की। और हम तो यही कहेंगे, सामाजिक, आर्थिक और कारोबार हर क्षेत्र में उत्तराखंडी जब छा रहे हैं तो राजनीति में भी और छाएं। और राजनीति का देख लीजिए, मेरे सामने बैठे हैं और संभव हो कुछ सालों में अगर दिल्ली के सीएम बन जाए तो ताजुब नहीं होगा शायद। क्योंकि राजनीतिक सफर देख के तो मुझे यही लग रहा है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, कभी शायद ब्लू डॉट कंपनी में काम करने वाले लड़के ने कल्पना नहीं की होगी कि वो एक दिन पड़पड़ गेंद विधानसभा क्षेत्र में विधायक होगा। बिल्कुल उम्मीद थी? कभी नहीं, दूर तक नहीं थी। फिर एक बात जो मैं अपने हर एक शो में कहता हूँ, उत्तराखंड एक था, एक है, एक ही रहेगा। हम सबको यूनाइटेड रहना है क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हम आपका रिपोर्ट कार्ड भी बाद में तैयार करेंगे रविंद्र भाई, आपके काम क्षेत्र सब एक ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि आप काम करें, जनता के लिए खूब काम करें, क्योंकि जनता की जो उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई है और आपको भर भर के वोट दिए हैं जनता ने। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।